Good morning, students. Myself Manjeet, your science teacher, and today we continue our chapter number 2. Is matter around us pure? In our last lecture, we discussed about the pure substances. Clear? And in this lecture, we discuss about compounds and the difference between the compound and elements. So, ozone is represented as O3 and carbon dioxide is represented as CO2. जो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला है वो क्या होता है CO2 एंड जो ओजोन है उसका फॉर्मूला क्या होता है O3. व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दीज टू? इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है? आपको यहाँ पे जिस टाइम हम फॉर्मूले देख रहे हैं दोनों के, कार्बन डाइऑक्साइड को रिप्रेजेंट करते हैं CO2 से एंड ओजोन को O3 से. जो ओजोन है उसके अंदर सिर्फ ऑक्सीजन है. ऑक्सीजन के 3 एटम आपस में ज्वाइन हुए और किस चीज़ की फॉर्मेशन की? ओजोन की. बट इन केस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एक आपका एलिमेंट कार्बन है और सेकंड आपका ऑक्सीजन है. मतलब दो जो एटम है, ऑक्सीजन आपका मॉलिक्यूल है बेसिकली, जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में रिएक्ट करें या फिर हम ये बोलें कि एलिमेंट रिएक्ट कर रहे हैं. दो या फिर दो से ज़्यादा एलिमेंट जिस टाइम रिएक्ट करेंगे और एक न्यू स्पीसीज की फॉर्मेशन देते हैं उसको हम बोलते हैं कंपाउंड. सो O3 इज़ अ मॉलिक्यूल of the oxygen element and CO2 is a molecule of the compound. क्लियर? जो O3 है वो मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन एलिमेंट का, बट जो CO2 है वो मॉलिक्यूल है कंपाउंड का, फॉर्म्ड बाय द ऑक्सीजन एंड कार्बन एलिमेंट. क्लियर? O3 के अंदर सिर्फ ऑक्सीजन के एलिमेंट है, बट जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड जो मॉलिक्यूल है उसके अंदर आपके पास ऑक्सीजन एंड कार्बन दोनों के एलिमेंट हैं. कंपाउंड्स आर दोज प्योर केमिकल सब्सटेंसेस विच आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शंस बाय मास. द कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय अ केमिकल चेंज. क्लियर? दे आर मेड अप ऑफ molecules, their repeating units, molecules which are combination of two or more different atoms in a fixed ratio. For example, water. वाटर के अंदर क्या यूज़ करते हैं हम? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल. क्लियर? और इनका जो रेशियो है वो फिक्स होता है. किस तरह से फिक्स होता है? इन वाटर मॉलिक्यूल 2 hydrogen and 1 oxygen atom are chemically combined in a fixed proportions of 1:8 by mass. Atomic mass of hydrogen is 1 atomic unit. U से जो रिप्रेजेंट किया हुआ है, AMU से रिप्रेजेंट करते हैं बेसिक 1 atomic mass unit, AMU, atomic mass unit. So U रिप्रेजेंट किया तो 1 यूनिट. जो आपका ऑक्सीजन का वेट है वो आपका होगा 16 यूनिट, वेर U इज़ द यूनिफाइड मास. क्लियर? हाइड्रोजन का वेट कितना होता है? 1 यूनिट. और हाइड्रोजन हमारे पास 2 है तो कितना होगा? 2U. बट ऑक्सीजन का कितना है? 16. ऑक्सीजन वाटर के अंदर कितने लेते हैं? 1. सो इसकी वजह से 1 ऑक्सीजन होने की वजह से 16 के साथ मल्टीप्लाई हुई है 1 की, और हमारे पास क्या आया लास्ट में? 16U. ओके. तो अगर इन दोनों का रेशो हम फाइंड आउट करते हैं तो 2:16. अब इसको स्मॉलेस्ट फॉर्म के अंदर हम ड्राइव करते हैं तो 2:16 को हम कैसे लिख सकते हैं? 1:8. तो ये इनका फिक्स प्रोपोर्शंस होता है, फिक्स इनकी कंपोजिशन होती है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन की जिस टाइम हम वाटर की फॉर्मेशन करते हैं. क्लियर? दस इन H2O द मास रेशो ऑफ हाइड्रोजन एटम टू ऑक्सीजन एटम इज 2:16. इट मीन्स दैट 1:8. Okay. Some other examples of compounds are limestone, glucose, starch, copper sulfate, baking soda and washing soda. So ये कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं हमें किस चीज़ के? कंपाउंड्स के. जो कंपाउंड्स की फॉर्मेशन जिस टाइम भी हम करते हैं तो उसकी फिक्स प्रोपोर्शंस हमें लेनी होती है. ऐसा नहीं होता कि हमने कुछ भी क्वांटिटी उठाई और उसको मिक्स कर दिया. जैसे यहाँ पे अगर हम बात करते हैं वाटर की फॉर्मेशन की, तो ऐसा नहीं है कि वाटर की फॉर्मेशन के अंदर हमने कुछ कितनी भी अमाउंट आपकी हाइड्रोजन के लिए और कितनी भी कम अमाउंट अपनी मर्जी से ऑक्सीजन के लिए, और दोनों को हमने मिक्स कर दिया तो हमारे पास वाटर की फॉर्मेशन होगी. ऐसा नहीं होता. हमें फिक्स कंपोजिशन लेनी पड़ती है. जो भी एलिमेंट्स हमारे यूज होते हैं रिएक्शन के अंदर उनकी. फॉर एग्जांपल कॉपर सल्फेट को अगर हम एग्जांपल लेते हैं कॉपर सल्फेट का, कॉपर सल्फेट के अंदर हमारे पास 3 एलिमेंट्स होते हैं, कॉपर, सल्फर एंड ऑक्सीजन. सो फिक्स रेशो हमें लेना होगा कॉपर का, सल्फर का एंड ऑक्सीजन का. क्लियर?
जिस टाइम हम इनका फिक्स रेशो लेंगे उस टाइम हमारे पास बनेगा कॉपर सल्फेट। क्लियर। कॉपर सल्फेट इनका फिक्स रेशो हमें कैसे लेना है, इनके बाई वेट बाई मास। ओके, कॉपर का वेट कितना होता है, सल्फर का वेट कितना होता है, ऑक्सीजन का वेट कितना होता है, उस अकॉर्डिंग इनको ए रेशो बी रेशो सी रेशो की फॉर्म में हमने लिखना है और वहाँ से हमारा जो है रेशो है वो आ जाएगा इन एलिमेंट्स का। ओके, द प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड्स आर डिफरेंट फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स एलिमेंट। जो कंपाउंड की प्रॉपर्टी है वो डिफरेंट होगी इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स एलिमेंट से। फॉर एग्जाम्पल कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट की जो प्रॉपर्टी है वो डिफरेंट होगी कॉपर से, सल्फर से एंड ऑक्सीजन से। ठीक है, ऑक्सीजन O2 या फिर ऑक्सीजन एटम लो तो इन सब से इसकी जो प्रॉपर्टी है वो डिफरेंट होती है। एज वी नो हाइड्रोजन बर्न एंड ऑक्सीजन स्पॉट्स बर्निंग। जो हाइड्रोजन है वो बर्न करता है बट जो ऑक्सीजन है वो उसकी हेल्प करता है, उसको सपोर्ट करता है बर्न करने के लिए। बट जो वाटर बना है उसकी जो प्रॉपर्टी है वो टोटली डिफरेंट हो जाती है। जो वाटर है उसको हम यूज़ करते हैं आग को बुझाने के लिए, ठीक है, बट जो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है इनकी तो प्रॉपर्टी है फायरिंग करने की। सो यहाँ पे जो कंपाउंड हमारे पास बनते हैं उनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है अपने एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी से। द कंपाउंड मे बी आयनिक और कोवैलेंट ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर ऑफ फॉर्मेशन। अब हमारे पास जो भी कंपाउंड बनता है वो आपका आयनिक भी हो सकता है और कोवैलेंट भी हो सकता है। अब हमें कैसे पता लगेगा कि आयनिक कंपाउंड है या फिर कोवैलेंट कंपाउंड है, वो डिपेंड करता है उनके इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग पर। ठीक है, किस टाइप का उनके बीच में बॉन्ड बनता है उसके ऊपर डिपेंड करता है हमारा कंपाउंड आयनिक है या फिर कोवैलेंट है। दी आयनिक, जो आयनिक कंपाउंड्स हैं उनके अंदर होगा आयनिक बॉन्ड एंड जो कोवैलेंट कंपाउंड है उनके अंदर होगा कोवैलेंट बॉन्ड। अब आयनिक बॉन्ड किस टाइम बनेगा, फॉर एग्जाम्पल NaCl। ये मैं आपको जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है उसके अंदर भी अच्छे से क्लियर करवा चुकी हूँ। NaCl की जिस टाइम फॉर्मेशन होती है, KCl की जिस टाइम फॉर्मेशन होती है, मतलब जितने भी सॉल्ट्स हैं, CaCl2 की फॉर्मेशन होती है, MgCl2 की फॉर्मेशन होती है, मैग्नीशियम क्लोराइड बेसिकली, तो इनके अंदर क्या होता है आयनिक बॉन्ड होता है। आयनिक बॉन्ड का कैसे पता लगेगा, कंप्लीट शेयरिंग। क्लियर। दी compounds that are formed due to transfer of electron are called ionic compounds. For example NaCl, Na आपका होता है Na पॉजिटिव की फॉर्म में क्योंकि ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, और Cl आपका होता है नेगेटिव की फॉर्म में। इस केस में इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज क्यों आया, क्योंकि इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन गेन किया। सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया तो इसने गेन किया, गेन करने से इसके पास आया नेगेटिव चार्ज। सोडियम के ऊपर आता है पॉजिटिव चार्ज। क्लियर। यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कैसे आते हैं, हम एज्यूम करते हैं, जो सोडियम का एग्जांपल हमने लिया, सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11। 11 एटॉमिक नंबर होने का मतलब क्या है, इसके पास 11 ही प्रोटॉन है और 11 ही इलेक्ट्रॉन है। क्लियर। जो सोडियम का हमने एग्जांपल लिया है, सोडियम के पास 11 ही प्रोटॉन है एंड 11 ही इलेक्ट्रॉन है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इसके पास सेम है। अब पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज सेम है तो इसके ऊपर ओवरऑल चार्ज क्या है, 0, तभी सोडियम के ऊपर यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं है। बट ये क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। क्यों लूज करेगा, क्योंकि जिस टाइम हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो इसके पास कितना आता है 2 8 1, 11 इन टोटल 2 8 1। फर्स्ट आपकी जो सेल है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए 2, सेकेंड के अंदर 8, थर्ड के अंदर 8, बट यहाँ पे कितने हैं 1। सो इट मीन्स दैट इसकी जो लास्ट वैलेंस शेल है वो क्या है, अनकम्प्लीट है, वो कंप्लीट नहीं है। तो ये क्या करेगा, या तो इसको ये कंप्लीट करेगा या इसको ये बिल्कुल ही खाली करेगा। कंप्लीट ये नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि इसको 7 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। अब कोई भी एलिमेंट अपने 7 इलेक्ट्रॉन नहीं देगा तो ये क्या करता है, ये अपना ही इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। जिस टाइम ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ये अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, नोट प्रोटॉन। सो इसके पास अभी भी प्रोटॉन कितने हैं 11। अब इसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने रह गए 10। क्लियर। अब 11 पॉजिटिव चार्ज है और 10 नेगेटिव चार्ज है, तो ओवरऑल चार्ज कितना हुआ 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन को बैलेंस कर देंगे, मतलब 10 नेगेटिव चार्ज 10 पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस कर देगा। बट इसके पास 11 पॉजिटिव चार्ज है तो इसके पास एक पॉजिटिव चार्ज आपका रह जाएगा, जिसको हम शो करते हैं Na के साथ।
एंड ए पॉजिटिव, जिस टाइम ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है तो एन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। सिमिलर वे के अंदर जो क्लोरीन है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि क्लोरीन के पास 17 नेगेटिव चार्ज है एंड 17 पॉजिटिव चार्ज है। क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है वो होता है 17, जिस वजह से उसके ऊपर 17 ही अपने नेगेटिव चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, और 17 ही उसके पास प्रोटॉन होते हैं। जिस टाइम वो सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन लेता है तो उसके पास इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाते हैं 18, बट प्रोटॉन उसके पास सेम रहते हैं। जो पॉजिटिव चार्ज है वो सेम रहते हैं 17। अब 17 पॉजिटिव चार्ज 17 इलेक्ट्रॉन से न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, बट एक इलेक्ट्रॉन इसके पास फिर भी रहता है, जिसको हम शो करते हैं इलेक्ट्रॉन क्लोरीन नेगेटिव की फॉर्म में। ओके, सो यहाँ से आपके नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज होता है, यहाँ पे कंप्लीट ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन्स का। सो दैट्स वाई दिस टाइप ऑफ बॉन्ड आर नोन एज आयनिक बॉन्ड एंड द कंपाउंड विच शो द आयनिक बॉन्ड आर नोन एज द आयनिक कंपाउंड। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल NaCl, KCl, etc. And now the compounds that are formed due to the sharing of electrons are called covalent bond. इनके अंदर हमने डिस्कस किया अबाउट कंप्लीट ट्रांसफ़र, बट ऐसे भी कुछ कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर जस्ट शेयरिंग होती है। जस्ट शेयरिंग की वजह से जो आपके कंपाउंड्स की फॉर्मेशन होती है, जो आपके बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, वो होता है कोवलेंट बॉन्ड, एंड जो कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है वो होता है कोवलेंट कंपाउंड्स। फॉर एग्जाम्पल HCl, NH3, लाइक दिस। क्लियर? On the basis of the origin, the compound may be inorganic and organic. कंपाउंड आपके इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक टू फॉर्म में थे स्टार्टिंग में, जिस टाइम ओरिजिन हुआ था केमिस्ट्री का। तो कार्बन इज एन एलिमेंट विच कैन फॉर्म अ लार्जर नंबर ऑफ कंपाउंड्स विद हाइड्रोजन एंड अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्लियर? सो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर obtained from living beings. Some examples of organic compounds are acetic acid, sugar, protein, etc. So अभी तक हम क्या बोलेंगे, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो कौन से कंपाउंड्स हैं? द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन विच कार्बन इज बॉन्डेड विद द हाइड्रोजन एटम। कार्बन एंड हाइड्रोजन के जितने भी कंपाउंड्स हैं जो हमें मिले हैं लिविंग बीइंग से, उनको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमें बेसिकली कहाँ से मिलते हैं? नॉन लिविंग सोर्सेज से, like rock and minerals. Okay, so now inorganic compounds are generally obtained from the non-living sources like rock, minerals. Some examples of inorganic compounds are marble, washing soda, common salt, etc. Compounds can be acid, base or salts on the basis of their property. Acid, base and salts ये आपका सेकेंड चैप्टर है 10th क्लास के अंदर। 10th क्लास में आप इसको अच्छे से रीड करोगे। अब हमें एसिड्स के एग्जांपल्स, बेस के एग्जांपल्स और कुछ सॉल्ट के एग्जांपल दिए हैं। फॉर एग्जांपल H2SO4 विच इज़ नोन एज सल्फ्यूरिक एसिड, HCl इज़ नोन एज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3 इज़ अ नाइट्रिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज़ अ बेस। जो आपको अभी ये 3 एग्जाम्पल दिए हैं H2SO4, HNO3 एंड HCl, ये आपके हैं एसिड। बट जो NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, ये आपके हैं बेस। एंड सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट Na2SO4 सोडियम क्लोराइड है, पोटाशियम क्लोराइड है, CaCl2 है, MgCl2 है, ये सब आपके होते हैं सोल्ट्स। क्लियर? सो एग्जांपल्स दिए हुए हैं एसिड, बेस एंड सोल्ट के, जो डिपेंड करते हैं आपके कंपाउंड्स के प्रॉपर्टीज़ पर। जैसे जिस टाइप के वो प्रॉपर्टी शो करते हैं उस टाइप के वो एसिड, बेस एंड सोल्ट की फॉर्म में डिवाइड कर दिए जाते हैं। ओके, एंड नाउ characteristics of the compound. Compounds are pure chemical substances. Compounds आपके होते क्या हैं? प्योर केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं। सेकंड, उनकी मेन प्रॉपर्टीज़ क्या है? दे हैव फिक्स्ड कंपोजिशन। उनकी जो कंपोजिशन है वो फिक्स्ड होती है। फॉर एग्जांपल हम आयरन सल्फाइड का अगर एग्जांपल लेते हैं, वाटर का एग्जांपल हमने अभी डिस्कस किया है। अगर हम आयरन सल्फाइड का एग्जांपल लेते हैं, FeS इज अ कंपाउंड फॉर्म्ड बाई 7 पार्ट्स ऑफ आयरन विथ 4 पार्ट्स ऑफ सल्फर। जो एटॉमिक मास है किसका? आयरन का, Fe का, वो होता है 56। बट जो सल्फर है, सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 होता है, तो एटॉमिक मास कितना होगा? 32। क्लियर? 32। तो यहाँ से जिस टाइम इनका हम रेशियो फाइंड आउट करते हैं, रेशियो बाई मास फाइंड आउट करते हैं,
56 डिवाइड बाई 32, तो यहाँ से आपका 7/4 आता है। तो यहाँ से हमें क्या पता लगता है कि इनका जो रेशो है, कंपोजिशन है, वो कितनी है, 7/4 है। तो जिस टाइम 7/4 के अंदर हम इनको ऐड करते हैं, मतलब 7 पार्ट आपने लेना है आयरन का और 4th पार्ट आपने लेना है सल्फर का, और जिस टाइम हम इनके दोनों के इस रेशो को कंबाइन करते हैं तो वहाँ से हमारे पास फॉर्मेशन होती है FeS की। क्लियर। एंड नाउ थर्ड इज सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ कंपाउंड्स कैन बी डन बाय ए केमिकल मेथड। किसी भी फिजिकल मेथड से इनको हम सेपरेट नहीं कर सकते, विद द हेल्प ऑफ द केमिकल मेथड इनको हम सेपरेट कर सकते हैं। फोर्थ इज कंपाउंड आर होमोजीनियस इन नेचर। होमोजीनियस का मतलब क्या होता है कि उनकी जो कॉन्सेंट्रेशन है, जो क्वांटिटी है, वो थ्रू आउट द मिक्सचर यूनिफॉर्म रहती है, सेम रहती है। दे हैव सम प्रॉपर्टीज एंड कंपोजिशन थ्रू आउट द मास। For example, we cannot identify particles of hydrogen and oxygen in water separately. Clear? Even by using powerful microscope, and every drop of water has the same composition and property. वाटर की अगर एक ड्रॉप की हम बात करते हैं तो उसके अंदर आपके हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन होते हैं, सेम क्वांटिटी में होते हैं, बट उस सेम क्वांटिटी के अंदर, उस एक ड्रॉप के अंदर भी हम किसी भी पावरफुल माइक्रोस्कोप का यूज़ करके, फिर किसी भी अदर पावरफुल इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करके उस हाइड्रोजन एंड उस ऑक्सीजन को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, नहीं देख सकते। वो इतने ज़्यादा स्मॉल साइज में होते हैं, जो उनकी कॉन्सेंट्रेशन है वो यूनिफॉर्म होती है थ्रू आउट द मिक्सचर। द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपाउंड्स आर डिफरेंट फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल। ये अभी हम रीड कर चुके हैं, जो कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स हैं उनसे इनकी जो प्रॉपर्टी है वो डिफर करती है। दे हैव कॉन्स्टेंट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो कॉन्स्टेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं, प्योर वाटर हैज़ अ बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस। आयरन सल्फाइड्स मेल्ट्स एट डेफिनेट टेम्परेचर। अब इनका जो टेम्परेचर है वो डेफिनेट रहता है, कांस्टेंट रहता है। ऐसा नहीं है कि जो आपका कुछ वाटर है वो आपका 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल हो रहा है, किसी दूसरे कंटेनर में हमने वाटर लिया वो आपका 100 डिग्री सेल्सियस पे नहीं किसी और टेम्परेचर पे बॉईल होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। जो आपका कंपोनेंट है, जो भी आपका कंपाउंड है, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो फिक्स रहेगा। दे आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। इनकी जो फॉर्मेशन है वो विद द हेल्प ऑफ द केमिकल रिएक्शन होती है। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपाउंड द एलिमेंट्स कंबाइन विद ईच अदर एज ए रिजल्ट ऑफ सम केमिकल रिएक्शंस। कंपाउंड फॉर्मेशन नॉट ओनली रिक्वायर मिक्सिंग ऑफ टू एलिमेंट्स टुगेदर बट ऑल्सो रिक्वायर द स्टेबल कंडीशन फॉर द रिएक्शन। आपका टेम्परेचर क्या होना चाहिए, आपका जो प्रेशर की कंडीशन है वो कैसी होनी चाहिए, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है आपका सब्सटेंस की फॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल, सिंपल मिक्सिंग ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन डज नॉट फॉर्म वाटर। वाटर इज फॉर्म्ड व्हेन एन इलेक्ट्रिक स्पार्क इज पास थ्रू द मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। Carbon dioxide is a compound which is formed by the reaction of carbon and oxygen. It means by burning of coke in oxygen. Clear? अगर हम वैसे ही कार्बन को उठा के ऑक्सीजन के साथ रख दें तो वहाँ पे कुछ नहीं होगा। कोक को हमने बर्न करना होता है, कोक को हमने जलाना होता है। कोई भी सब्सटेंस किसके प्रेजेंस में बर्न होता है, एयर के प्रेजेंस में। सो यहाँ से हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है। इट मीन्स दैट किसी भी केमिकल सब्सटेंस की अगर हमें फॉर्मेशन करनी है, किसी भी कंपाउंड की अगर हम फॉर्मेशन करते हैं तो वैसे ही नहीं हो जाता, उसके लिए हमें उन दोनों की केमिकल रिएक्शन करवानी पड़ती है। और केमिकल रिएक्शन के लिए स्पेसिफिक कंडीशन होनी चाहिए, टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट, ये सब उसकी रिएक्शंस की कंडीशन होती हैं। ओके, फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड इज आइदर एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। जो फॉर्मेशन है कंपाउंड की वो आपकी एक्सोथर्मिक भी हो सकती है एंड एंडोथर्मिक भी हो सकती है। अब एक्सोथर्मिक वो रिएक्शन होती है जिसके अंदर हीट रिलीज होगी, हीट रिलीज होगी। रिलीज होने का मतलब क्या है, हीट बाहर निकलेगी। एंडोथर्मिक वो रिएक्शन होती है जिसके अंदर हीट एब्जॉर्ब होती है, एब्जॉर्ब्ड होगी फ्रॉम द सराउंडिंग। क्लियर? ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द कंपाउंड एनर्जी इज आइदर एब्जॉर्ब्ड और रिलीज। एनर्जी एब्जॉर्ब भी हो सकती है और रिलीज भी हो सकती है। एज वी हैव सीन अर्लियर, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज एब्जॉर्ब। अभी यहाँ पे एक एग्जांपल हमने रीड किया था कि ऐसे ही हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को कंबाइन करवाया तो हमारे पास वाटर की फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। उसके लिए हमें उसके अंदर इलेक्ट्रिक स्पार्क पास करवाना पड़ेगा, करंट पास करवाना पड़ेगा। पास करवाने से क्या होगा, जिस टाइम हम उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी देंगे वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। क्लियर?
ऑन दी अदर हैंड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब। यहाँ पे भी हमने कार्बन को हीट किया, बर्न किया, तो उसने क्या किया है, जो हीट हमने उसको दिया उसको एब्जॉर्ब किया और तब क्या की, कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन की। क्लियर? सो वी कैन से दैट कंपाउंड्स फॉर्मेशन इज accompanied by either release or absorption of energy. A compound has a definite molecular formula. For example, FeS मोलिकुलर फॉर्मूला है आयरन सल्फाइड का। सल्फ्यूरिक एसिड की बात करते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, H2SO4। H2O इज अ मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ वाटर। HCl इज अ मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोक्लोराइड। जो भी आपके कंपाउंड्स हैं उनका डेफिनेट फॉर्मूला होता है। क्लियर? कोई भी कंपाउंड है तो उनका एक पर्टिकुलर फॉर्मूला होता है जो कभी भी चेंज नहीं होता। अगर आप क्वांटिटी चेंज करते हो, फॉर एग्जांपल H2 के आप यहाँ पे H2 ले रहे हो तो इसका रेशियो अगर आप सल्फर एंड ऑक्सीजन की कंपैरिजन में कम ज़्यादा करते हो तो उस बेस पे इसका फॉर्मूला चेंज हो जाता है। अगर आपने कंपोजिशन सेम लिया तो वहाँ पे जो फॉर्मूला है वो सेम रहेगा। ओके, यहाँ पे कुछ कंपाउंड्स दिए हुए हैं एंड उनके फॉर्मूले दिए हुए हैं, ये आपने लर्न करने हैं। एंड नेक्स्ट इज कंपेरिजन बिटवीन एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। एलिमेंट्स क्या होते हैं एंड कंपाउंड्स क्या होते हैं। फर्स्ट इज नेचर। एलिमेंट्स मेड अप ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स। एक ही काइंड के एटम से मिलके बने होते हैं। फॉर एग्जांपल O2, N2, Cl2, ये सब आपके क्या हैं, एक ही टाइप के एटम से मिलके बने हैं। बट कंपाउंड्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ मोलिक्यूल। ये आपके बनते हैं ओनली वन काइंड ऑफ एटम, बट जो कंपाउंड्स है इसके अंदर ओनली वन काइंड ऑफ मोलिक्यूल की हेल्प से फॉर्मेशन होती है। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि एक से ज़्यादा एटम से मिलके बनते हैं। काइंड्स ऑफ एटम आगे आपका सेकंड पॉइंट इन्होंने दे ही दिया। काइंड्स ऑफ एटम, एटम किस टाइप के होंगे, एलिमेंट के अंदर आपके एक ही टाइप के एटम होंगे, एक ही टाइप के एटम होंगे। से आपका ऑक्सीजन का फॉर्मूला अगर हम लेते हैं O2, तो एलिमेंट इसके अंदर जो O2 एलिमेंट है इसके अंदर क्या होगा, O और O, दो ऑक्सीजन होंगे जिनको हम बोलेंगे एटम्स। Compounds contain molecules which are made up of two or more different kinds of atom combined in a fixed ratio by mass. For example, NH3, H2O, इसके अंदर क्या है, डिफरेंट मोलिक्यूल्स हैं बट उनका जो रेशियो है वो फिक्स है। Divisibility cannot be divided into simpler substances by chemical reaction. Clear? इनको हम किसी भी सिंपल मेथड से डिवाइड नहीं कर सकते। Compounds can be divided into their component, it means element, by chemical methods like decomposition reaction etc. जो component है, इन compounds हैं उनको उनके component में divide कर सकते हैं। जैसे आपके पास है वाटर को हमने, वाटर क्या है, कंपाउंड है, इसको हमने डिवाइड करना है H2 एंड O2 के अंदर, तो इसको हम डिवाइड कर सकते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के थ्रू। डिकम्पोजिशन का मतलब होता है डिवाइड करना, ब्रेक करना। क्लियर? एंड नेक्स्ट इज मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कॉन्स्टेंट होता है एलिमेंट का भी एंड कंपोनेंट का भी। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, कॉन्स्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। और जो आपके कंपाउंड्स हैं इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो कॉन्स्टेंट नहीं होती, क्योंकि इनकी कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल की जो प्रॉपर्टी है वो डिफरेंट होती है, बट जो कंपाउंड है वो डिफरेंट टाइप की प्रॉपर्टी शो करता है। ओके, so this is all about your compounds and elements. In our next lecture we discuss about the second topic of this chapter, which is mixture. Clear? Maybe mixture और आपकी जो second classification है एलिमेंट्स की, कंपाउंड्स की, वो भी हम डिस्कस कर सकते हैं। सो आज के टॉपिक में हमने डिस्कस किया अबाउट एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स एंड डिफरेंस बिटवीन द एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।